top TV actor, musician, worked in Indian films, worked in international films. ना जो रेयर टैलेंट है वो कम मिलता है. डू यू एग्री? इसीलिए शायद रायता ज्यादा फैला है लाइफ में. एक ही सीरियल का नाम सुनाई देता था, अनुपमा, कि भाई ये एक सीरियल है, ये बहुत चलता है. मैंने उस कैरेक्टर को बहुत कुछ दिया. मैं बहुत एफर्टलेसली एफर्ट लगाता हूँ कि किसी को महसूस ना हो. एंड देन आई वाज एग्जॉस्टेड. फिर वैसे भी मैं सोच ही रहा था कि यार यू नो कब कैसे. फिर मुझे एक मौका मिला कि यार ये दिस इज द राइट टाइम टू क्विट, एंड आई क्विट. और मैं सोचता नहीं, बस सोच लिया तो. शॉकिंग इसीलिए था कि मतलब ये तो नंबर 1 शो है, तो इतनी टीआरपी दे रहा है. ओ भाई साहब, इसके लीड एक्टर ने शो ही छोड़ दिया. लोगों को यही सबसे ज्यादा शॉकिंग लगता है कि यार नंबर 1 शो है, ऐसा शो कौन छोड़ता है, इसमें तो लोग आने के लिए मजबूर हैं. क्विट व्हाइल पीपल आर स्टिल डिजायरिंग. दोबारा अप्रोच नहीं किया मेकर्स ने? नहीं, उनको पता था सुधांशु पांडे कैसा है. मैं फौज में जाऊँ, मुझे आर्मी ऑफिसर बनना था, मुझे जाना था बॉर्डर पे और अपने देश के लिए लड़ना था. शादी का भी फितूर था. शादी का फितूर? इट वाज अरेंज्ड. नहीं. लव मैरिज थी, बट वो भी तभी होती है ना जब आपके फितूर सवार हो. और तो जब मैं वहाँ गया तो जब भी मैं कुछ करूँ तो मुझे किशोर जी भी बड़ी तारीफ करें. वेरी गुड, बहुत अच्छा करते, वेरी गुड. तो वो इतना एग्जैजरेटेड उनका लगता था, तो मैं भी सोचता था कि साला कुछ तो अच्छा किया होगा यार. भगवान अगर आपको किसी रास्ते पे चला रहा है, मतलब उसने पहले वो आपके सही रास्ते पे ही उसने डाला है. तो पूर्णिमा आती है या टीचर्स डे आता है तो मैं हैप्पी टीचर्स डे लाइफ लिखता हूँ. ऑलवेज लाइफ इज द बेस्ट. लाइफ इज द बेस्ट. ऐसे में आदमी बैंड बनाता है, वो भी सब लौंडों का बैंड. लड़की के साथ बनाता तो वैसे भी बीवी मारती, इसलिए लौंडों के साथ ही बनाना पड़ा. अच्छा, एक और यू वर्क विद जैकी चैन आल्सो. वो कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब आपने एक किस्सा कहीं पे सुनाया था, मैंने पढ़ा कि उन्होंने जूते साफ कर दिए थे आपके. अगर आप ऐसे सर ऊंचा करके चलते रहेंगे ना तो कभी भी ठोकर आपको लग सकती है. तो बचता वही आदमी है जो हम्बल होता है. मैंने क्वालिटी साउथ के स्टार्स में हमेशा बहुत. देखिए, बेसिक डिफरेंस देख लीजिए हमारी इंडस्ट्रीज में. क्यों वो लोग इतने सक्सेसफुल? यहाँ पे हम लोग नकली फिल्में बना के भेज रहे हैं ऑस्कर्स में, और बाद में उनकी पोल खुलती है कि भैया ये तो दूरदर्शन पे सीरियल रह चुका है. यहाँ पे अभी तक नकलबाजी बंद है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग नकली हैं. 90% लोग नकली हैं और वहाँ पे 90% लोग असली हैं. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आवर इंडस्ट्रीज. अगर आप नीचे नहीं गिरेंगे तो आपको ऊपर उठने की वैल्यू समझ नहीं आएगी. आई हैव बीन ब्लेस्ड विद वन थिंग, दैट गॉड हैज ऑलवेज गाइडेड मी. मेरा हाथ हमेशा पकड़ के रखा. टॉप मॉडल, टॉप टीवी एक्टर, म्यूजिशियन, वर्कड इन इंडियन फिल्म्स, वर्कड इन इंटरनेशनल फिल्म्स. मतलब आप, मुझे लगता है रेयर एक जो ब्रीड होती है ना, रेयर कॉम्बिनेशन होता है ना जो लोगों का, क्योंकि अक्सर या तो कोई टीवी में एक्सेल कर जाता है फिर फिल्मों में आ जाता है, बट इतना जो रेयर टैलेंट है वो कम मिलता है. डू यू एग्री? इसीलिए शायद रायता ज्यादा फैला है लाइफ में. रायता होता ही फैलने के लिए. मुझे लगता है रायता जिनके पास होता है, मतलब कि बहुत कुछ होता तभी फैलता है. नहीं तो फिर दही भी नहीं जमती. मुझे लगता है रायते में जिसमें ज्यादा इंग्रेडिएंट्स पड़े होते हैं ना, गाजर भी हो, थोड़ा सा खीरा भी हो और थोड़ा सा पुदीना भी हो, वो रायता ज्यादा टेस्टी बन जाता है. तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में जितने भी मैंने द्वार खोले हैं इस तरह से एक एक करके, कि पहले मॉडलिंग करी, फिर उसके बाद फिल्म्स करी, एक्टिंग शुरू की, फिल्म्स की, टेलीविज़न उस टाइम पे किया, और फिर म्यूज़िक में गए, फिर वापस फिल्म्स की. तो इस तरह से जो चीज़ें चलती आई हैं जीवन में, मुझे लगता है कि ये कोई प्लान्ड एक्टिविटी नहीं रही है. मुझे लगता है कि हम जैसे लोग, स्पेशली जो लोग छोटे से शहरों से आए, और मेरे लिए तो खैर, जैसे जब मैंने मॉडलिंग शुरू की तो मैं मॉडल बन गया है. ऐसा नहीं था कि मैंने कोई बहुत तैयारी की थी या कभी सोचा था. एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के दिमाग में क्या रहता है? कुछ नहीं रहता है एक्चुअली. और मेरे दिमाग में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं था. मैं आर्मी स्कूल में पढ़ा था, तो एक ही चीज़ जो जीवन में सोची थी या तय की थी एक तरह से, वो ये थी कि मैं फौज में जाऊँ. मुझे आर्मी ऑफिसर बनना था, मुझे जाना था बॉर्डर पे और अपने देश के लिए लड़ना था. जो मतलब अक्सर जब हम फिल्में भी देखते हैं, जब हम 15-16 साल के होते हैं, हम देखते हैं सनी देओल लड़ रहा है, हम कहते हैं भाई मतलब करना तो यही है. तो वही था.
नहीं तो मैंने तो इनफैक्ट मैंने तो अपने बचपन में वी शांताराम की फिल्में देखी हुई हैं। दो आंखें 12 हाथ, डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी जो 1962 वॉर पे थी, और बहुत सारी जो जो हमारी देशभक्ति वाली मनोज कुमार की फिल्में देखी, पूरा पश्चिम, जो देशभक्ति की थीम रहती थी उसमें, वो फिल्में मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि हालांकि मेरे फादर रेलवे में थे, मुझे उन्होंने पहले एयरफोर्स स्कूल में डाला, उसके बाद फिर मुझे आर्मी स्कूल में डाला। तो मैं दिमाग से और सोच से बिल्कुल वैसे ही हो गया था कि मतलब मैं अपने आप को फौजी ही समझता था। हालांकि मेरे जितने क्लासमेट्स थे ज़्यादातर सब फौज में चले गए थे, सब आर्मी ऑफिसर्स बन गए थे, मैं इधर आ गया। तो एक बार जब वो डिस्कनेक्ट हुआ आर्मी वाला, तो उसके बाद से कुछ ऐसा प्लान नहीं किया, कुछ सोचा नहीं, लेकिन जिंदगी या जीवन जिस तरफ लेके चला गया मैं उस तरफ चलता चला गया। तो मैंने कोई भी चीज़ उसके बाद जो है सोच समझ के नहीं की, जो आता गया वो मैं करता गया, जो आता गया वो करता गया, और जैसे जैसे जीवन ने मोड़ लिया वैसे वैसे मोड़ पे चलता गया मैं, कोई भी चीज़ प्लान नहीं थी टिल अबाउट 2007। उसके बाद थोड़ी सी कहानी बदली फॉर अ वेरी लेजिटिमेट रीज़न, और उसके बाद से जब थोड़ा फिर से मैंने अपने आप को संभाला है, तब जाके मैंने बहुत प्लान्ड वे में इन टर्म्स ऑफ कि मुझे क्या करना है स्पेसिफिकली, उन चीज़ों पे फोकस करना शुरू किया। क्योंकि होता भी है कि क्योंकि मैंने 19 साल की उम्र में काम शुरू किया था, तो 19 साल क्या होती है, 18-19 साल एक ऐसी उम्र होती है जब बच्चे जो होते हैं वो खेलने कूदने वाले होते हैं, मतलब उनको चलो गली में क्रिकेट खेल लिया या कुछ इस तरह की चीज़ें दिमाग में। हमारे टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, आज की बात नहीं। आज तो खैर आजकल तो खैर 6 साल के बच्चे भी बहुत आगे निकल चुके हैं। तो इस तरह से कुछ था कि मतलब 18-19 साल की उम्र में आ गए, और उसके बाद फिर जैसा भगवान की इच्छा हुई किया। इमेच्योरिटी में सब चीज़ें चलती रहीं एक टाइम तक। फिर जीवन बड़ी कमाल की चीज़ है, उससे बेटर टीचर कोई है नहीं। बिल्कुल। तो जब वो आपको सिखाता है, कोई नया चैप्टर आपके सामने खुलता है, और वो चैप्टर जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, तो फिर आपको जो है समझ में आने लगता है कि जीवन का अर्थ क्या है। फिर आप जो है हर चीज़ फिर सोच समझ के, एक अलग आपका नज़रिया बदल जाता है, पर्सपेक्टिव बदल जाता है, फिर आप उस हिसाब से काम करना शुरू करते हैं। तो स्टार्ट हुआ था नैनीताल में, एक अखबार में आपने ऐड देखा कि हाँ। मॉडल रिक्वायर्ड फॉर अ बॉम्बे बेस्ड करेक्ट मैगजीन। हाँ। तो वो लेकिन मैगजीन दिल्ली की थी। जिसमें आपको 25,000 रुपए मिले थे। नहीं, मुझे वो मेरे पहले कैंपेन हाँ, पहले कैंपेन के वो शुरुआत कैसे हुई थी? आई वांट टू नो, क्योंकि उस वक्त 19 साल के सुधांशु, मतलब क्या था दिमाग में कि यार मॉडल क्यों बनना है? तो मैं जब मेरा एड रिलीज हुआ तब मैं 19 साल का हो गया था एक्चुअली। और वो एड एक्चुअली जब मैं पहली बार इनसे मिलने आया था सज्जन से दिल्ली में, जो मैगजीन वाले थे, तो उन्होंने मुझे देखा और बोले कि हाँ नहीं, पोर्टफोलियो बनाएंगे, यू हैव अ वेरी लवली फेस। तो उन्होंने फोटो वोटो खींची और बोला कि जाके देखे आओ एड एजेंसीज में। उन्होंने बड़ी अच्छी तरह गाइड किया। तो वहाँ उस वक्त एजेंसीज लिमिटेड थी, लिंटास, HTA, ओगिल्वी एंड मैथर, ये सारी एजेंसीज थी जो टॉप की एजेंसीज थी, और ये लोग बड़े बड़े एड्स बनाते थे। और एड्स भी उस टाइम पे बड़े क्लासिक होते थे, सारे एड्स बड़े याद रहते थे, हम सारे याद रहते थे। मतलब एड्स का म्यूजिक, अगर एड का म्यूजिक बज जाए 2 सेकंड तो हम आइडेंटिफाई कर लेते थे कि कौन सा एड है। एब्सोल्युटली। तो वो एक जमाना ही अलग था। तो मुझे उन्होंने भेजा, और उसके बाद मैं फिर वापस नैनीताल चला गया। फिर कुछ दिनों में, करीब मेरे ख्याल से 20 दिन के अंदर ही इनका फ़ोन आया मुझे। जो साहब थे वो, उन्होंने बोला कि अरे साले कॉन्ग्रेचुलेशन, तुझे शूटिंग्स के ऐड के लिए सेलेक्ट कर लिया है लिंटास ने। मैंने कहा अरे बाप रे, तो क्या करना है? बोला अरे जल्दी आ दिल्ली, मीटिंग करनी है तेरे को। तो मैं भागता हुआ गया दिल्ली, और उन्होंने बोला कि लिंटास जाना है तुझे, वहाँ तेरी मीटिंग है। तो लिंटास में गया, और वहाँ पे उन्होंने जो है सामने बैठ के, जो एजेंसी के जो क्रिएटिव हेड थे वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बोला कि सुधांशु, वी हैव सेलेक्टेड यू फॉर भीलवाड़ा शूटिंग्स, विल बी अ 3-year कॉन्ट्रैक्ट। हमारा बजट कोई बहुत ख़ास नहीं है, सो इफ़ यू अग्री तो हम लोग
करेंगे। तो बोले वील बी एबल टू पे यू ओनली 25,000। 25,000। और ये है 1994 की बात, ठीक है। जब उन्होंने 25,000 रुपए बोला तो पहले तो मैं फ्रीज हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी रकम, देखिए आप, हम सरकारी घरों में रहते हैं, आपके पास नौकर चाकर है, घर है, आगे लॉन है, फूल उग रहे हैं, उसमें एक माली काम कर रहा है, पीछे सब्जियां उग रही हैं, काम करने वाले एक आदमी गाय पे लगा हुआ है, गाय संभाल रहा है, वो सब कुछ है। लेकिन पैसा वो हमारी स्कीम में नहीं होता है। तो मेरे पिताजी की सैलरी इतनी नहीं थी जितना उसने अमाउंट बोला, तो मैं फ्रीज कर गया। तो मैंने पहले तो थूक निकला, मैंने कहा भाई ये क्या बोल गया ये आदमी। सही भी बोल रहा है, गलत इस चीज तो को नहीं मैं सुन लिया। कैसे, इस चीज को मैं कैसे पहले, क्योंकि मुझे समझाया गया था, उन्होंने, आमिर राजपाल जो साहब थे जिन्होंने मुझे भेजा, उन्होंने समझाया हुआ था कि भाई जो भी तेरे को बजट बोले तो बोलना इट इज ओके, दिस इज माय फर्स्ट कैंपेन सो आई एम ओके विद इट। तो मैं उस चीज को प्रोसेस कर रहा था पहले कि मैं गिर ना पड़ूं उसके पैरों पे कि भाई साहब क्या कह दिया आपने ये। तो मैंने कहा उस चीज को पहले कंट्रोल कर लूं, अपना जो है संयम का पूरा इस्तेमाल करते हुए। मैंने उनसे कहा कि इट इज एब्सोल्युटली फाइन, इट्स माय फर्स्ट कैंपेन, वेरी लकी, सो आई वुड लाइक टू डू इट, नो प्रॉब्लम। ये कह के वहाँ से जो है कहानी शुरू हुई। मुझे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 3 या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, वो साइन किया। और 19 साल की उम्र में मेरा पहला एड जो था भीलवाड़ा सूट से, जो प्रिंट एड आया था, वो टाइम मैगजीन का सेंटर स्प्रेड में आया था। तो वो दुनिया भर में हल्ला मच गया था उससे, इंडिया में भी और बाहर भी। और मेरा जो पहला कमर्शियल था वो जो फोटोशूट हुआ था वो अशोक सेलियन साहब ने किया था, लद्दाख में। लेजेंडरी फोटोग्राफर थे, ही वाज लाइक अ गॉड फादर टू मी, यू नो। और जो पहला एड शूट हुआ था वो था श्याम रमन्ना, क्रेस्ट कम्युनिकेशन एक हुआ करता था, श्याम रमन्ना जो साइंटिस्ट राजा रमन्ना के बेटे थे। और श्याम रमन्ना वाज द पाइनियर ऑफ सीजी इन आवर कंट्री। आपको अगर वो ऐड याद होगा, शायद आप छोटे होंगे तब और ज़्यादा, बट वो एक बाइक चीते की शेप में आ जाती है ना, तो वो Very famous है ना, बहुत पॉपुलर ऐड था। तो वो ऐड जो था वो श्याम रमन्ना ने बनाया था। तो श्याम रमन्ना उस वक्त उनको उनके क्षेत्र में भगवान माना जाता था कि भाई सीजी का जन्मदाता है हमारे देश में। तो मेरा ऐड उन्होंने शूट किया और मेरे ऐड में भी काफ़ी सीजी वगैरह का काम था, क्योंकि उसमें 5 एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट था, यू नो। तो वो भी बहुत पॉपुलर हो गया। फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। मेरा पहला फैशन शो मैंने रोहित बाल के साथ किया, हु मेंटर्ड मी एज अ डिज़ाइनर। तो मैंने बहुत काम किया यार उसके बाद। मतलब पहले साल के अंदर ही आई वॉज द like in the top league of the country, you know, as a model. The best shows I was doing with the best designers and top models. तो वो मेरी जर्नी वैसे शुरू हुई। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है मेरे साथ जीवन में, ये कि मुझे हुआ क्या है, मैं कैसे यहाँ पहुँच गया हूँ, किन लोगों के बीच में हूँ। तो उन सब चीज़ों से रिलेट करने में भी थोड़ा टाइम लगा। पहली बार नाइट क्लब गए तो ऐसी लाइटें ऐसे हो रही थी, तो मैंने कहा ये क्या हुआ। तो होता है ना, पहले तो समझ में नहीं आता ये है क्या चीज़। दिल्ली में गए थे, बॉम्बे में? दिल्ली में तब दिल्ली उस में वक्त तक दिल्ली में ही रहना? पहले 3 साल दिल्ली में। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, लाइट खराब है, क्या चक्कर है, ये ऐसे कर रही है। पहले तो ऐसे ही होता था। लोग इतना परेशान लग रहे हैं, पसीने बह रहे हैं, है ना, हिले जा रहे हैं। तो वो एक ऐसा था अपने लिए बहुत नई चीज़ थी वो, यू नो। सो बट स्लोली आई ऑब्वियसली अडेप्टेड माई सेल्फ। आई थिंक बाय गॉड्स ग्रेस मेरा कुछ ऐसा शुरू से पर्सोना था कि मैं अडेप्ट बड़ी जल्दी कर लेता था। अडॉप्ट क्या करूंगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन अडेप्ट अपने आप को बहुत जल्दी माहौल के हिसाब से कर लेता था मैं। तो वो मेरा एडवांटेज रहा और बहुत जल्दी मैं फिर रम गया था उस माहौल में। और फिर उसके बाद से बस जीवन जहाँ लेके। बॉम्बे शादी के बाद शिफ्ट हो गए आप? शादी की और मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया। यस, एब्सोल्युटली। उस वक्त तक एक्टिंग दिमाग में आ गई थी कि एक्टर बनना? बिकॉज एज अ मॉडल यू आर वेरी सक्सेसफुल, पैसा जाहिर आ रहा था, काम आ रहा था, टॉप शोज आप कर रहे थे। एक्टिंग का कीड़ा कहाँ से काटा कि एक्टिंग करते? मुझे एक्चुअली ना मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ या क्या कर पाऊंगा क्या नहीं। बस दिमाग में फितूर मेरे सवार होता था चीज़ों का। तो पहले शादी का फितूर सवार हुआ, फिर उसके बाद ये फितूर सवार हुआ कि मुझे बॉम्बे जाना है। शादी का भी फितूर था? शादी का फितूर इट वाज अरेंज्ड? नहीं, लव मैरिज थी।
बट वो भी तभी होती है ना जब आपके फितूर सवार हो, वरना तो शादी करनी है। हाँ कि बस करनी है, सोच लिया है ना, तो अब करनी तो करनी है तो कर ली। करके उसके बाद बॉम्बे आ गया और ये सोच के आया कि यार अब बस बॉम्बे ही है, यू नो। तो बॉम्बे आ गया। बॉम्बे में ना तो कोई मेरा दोस्त था, ना मेरे पास कोई काम था, कुछ नहीं, बस इरादा था और बीवी थी, यही दो लोग लेके आया था मैं साथ में। तो इरादा यहाँ था, बीवी साथ में थी। और यहाँ पे आके मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा मैंने जमा किया था उससे मैंने एक 1 बेडरूम कर लिया अपार्टमेंट जो था मैंने वो रेंट पे लिया और वहाँ शिफ्ट हो गए और रहने लगे। और यहाँ पे फिर मैं अशोक सेलिन से मिला, कुछ जो मेरे एक आध पहचान थी उनसे मिला और फिर काम शुरू करने की कोशिश की। कोऑर्डिनेटर से मिला, एजेंसी से मिला, धीरे धीरे करके काम करना शुरू किया। तो फिर यहाँ धीरे धीरे करके वो उसमें पिकअप शुरू हुआ। फिर कुछ लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर दिया। फिर मैंने एक्टिंग शुरू की और करते करते आई थिंक बाय 1997 में मैं यहाँ पे आया था। 99 में आई वाज शूटिंग फॉर माय फर्स्ट फिल्म खिलाड़ी 400 भी। तो आपने ट्रेनिंग ली कोई एक्टिंग की या जस्ट यू लर्नड? मैंने एक्चुअली आई हैव लर्नड ओनली ऑन द जॉब। ओके। बट मैंने एज अ फॉर्मेलिटी, क्योंकि मुझे बोला गया यार ये है जगह जहाँ पे एक्टिंग क्लासेस दी जाती, किशोर नमित कपूर का एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, तो मैं वहाँ गया। मैंने मेरे ख्याल से कितना, आई डोंट रिमेम्बर कि 1.5 महीने का था या 3 महीने का था या 6 महीने का था, बिफोर द फिल्म। तो मैंने वो किया बीच में। और तो जब मैं वहाँ गया तो जब भी मैं कुछ करूँ तो मुझे किशोर जी भी बड़ी तारीफ करें, वेरी गुड, बहुत अच्छा करते हो, वेरी गुड। तो वो इतना एग्जैजरेटेड उनका लगता था, तो मैं भी सोचता था कि साला कुछ तो अच्छा किया होगा यार इतना आदमी जो है, इतना बड़ा आदमी तारीफ कर रहा है। अच्छा, मेरे बैच में मेरे साथ जो स्टूडेंट्स थे, मैं था, करीना कपूर थी, उदय चोपड़ा था, हम लोग भी आपस में एक्सरसाइज करते थे और 2-4 लोग थे, तो करते थे, बढ़िया करते थे। तो मतलब अपने हिसाब से ठीक है, वो तारीफ बड़ी ज़्यादा हो जाती तो मुझे लगता था कि यार भाई सही जगह पे आए है ना, तो काम सही चल रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ नहीं है मामला ज़्यादा। तो फिर वहाँ से अपना ये सब शुरू हुआ। और मेरे ख्याल से क्योंकि बिना तो भगवान की परमिशन के कुछ होता नहीं है लाइफ में, तो भगवान अगर आपको किसी रास्ते पे चला रहा है, मतलब उसने पहले वो आपके सही रास्ते पे ही उसने डाला है। अब उस रास्ते पे चलना, कैसे चलना है, वो हमारे ऊपर है, क्योंकि वो हमारा कर्म है। अगर मैं अपना कर्म सही से कर रहा हूँ तो फिर वो रास्ते में आपको आगे तक ले जाएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं ठोकर खा के गिरेगा इंसान। तो ऐसा नहीं कि मैंने ठोकरें नहीं खाई हैं, मैंने भी गलतियाँ की हैं, मैं गिरा हूँ, बट आई हैव बीन ब्लेस्ड विद वन थिंग, दैट गॉड हैज़ ऑलवेज गाइडेड मी। मेरा हाथ हमेशा पकड़ के रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में जितने भी अप्स एंड डाउन्स हुए हैं मेरे, और जितनी भी बार मैंने ठोकर खाई है, या शारीरिक जो तकलीफ़ें आई, मानसिक तकलीफ़ें आई, फाइनेंशियल तकलीफ़ें आई, या जो भी चीज़ें आमतौर पे जीवन में इंसान की आती जाती रहती, मुझे लगता है कि वो तब होता है जब भगवान ने आपको चूज़ किया हो कि बेटा तुम्हें ये सब भोगना पड़ेगा अगर तुम्हें कुछ बनना है लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बड़े करेक्ट टाइम पे करेक्ट चीज़ों के साथ मुझे पड़ी है संटियाँ, और हर बार जब ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ और मैं उनसे उबर के निकला हूँ, तो मैं उससे बहुत कुछ सीख के निकला हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे जीवन ने मुझे इतने अच्छे लेसन्स दिए हैं कि मैं पता नहीं कितने साल हो गए अब तो, जब भी गुरु पूर्णिमा आती है या टीचर्स डे आता है तो मैं हैप्पी टीचर्स डे लाइफ लिखता हूँ। ऑलवेज, लाइफ इज द बेस्ट टीचर, देयर इज नोबडी एल्स दैट कैन टीच यू एनीथिंग। एवरीबडी एल्स कैन ओनली पास ऑन इन्फॉर्मेशन टू यू, नॉट रियली लेसन्स, यू नो। तो मेरा ये मानना है कि मुझे लाइफ ने बहुत कुछ सिखाया, बड़ी अच्छी तरह से सिखाया, और मेरा भगवान मेरे साथ है, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो फिल्म स्टार्ट हो गई, देन हाउ टीवी हैपेंड? बिकॉज एक वो दौर आया था जब सब लोग टीवी कर रहे थे, बच्चन साहब टीवी कर रहे थे, सलमान खान टीवी कर रहे थे, शाहरुख खान टीवी कर रहे थे, बट जब तक टीवी किया तब तक आई थिंक टीवी पर मुझे जो याद है, अगर मैं एक पहले वो दौर था जब वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी और वो सब बड़ा फेमस होता था, हम टीवी देखते थे। उसके बाद हम भूल गए कि
टीवी पे कौन सा सीरियल चल रहा है, ठीक है। एक ही सीरियल का नाम सुनाई देता था, अनुपमा। देखा मैंने आज तक नहीं, बट मुझे पूरा पता होता था रील्स के थ्रू, खबरों के थ्रू, कि भाई ये एक सीरियल है, ये बहुत चलता है। मतलब जब देखो आप टीवी पे कोई अगर वो शो देख रहे होगे जहां पे भी जो सास बहू टाइप का, आपको वो दिख जाएगा। उस वक्त हाउ यू डिसाइडेड कि टीवी करते हैं? तब एक्चुअली वो ज़माना ऐसा था जब टेलीविज़न बड़ा इवॉल्व था और टेलीविज़न पे बड़ा अच्छा काम होता था, और शायद यही वजह थी कि एक्टर्स लाइक मी वर ऑल्सो डूइंग टेलीविज़न। मतलब हम ऐसा नहीं था कि टेलीविज़न से अगर मुझे कोई ऑफर आ रहा तो मुझे सोचना पड़ता था, हमेशा अच्छा ही आता था जो भी आता। बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स जिन्होंने बाद में फिल्म्स बनाई, चाहे वो ग्लेन अंकुश हों या इम्तियाज़ अली हों या अनुराग कश्यप हों या अनुराग बसु हों, ये सब पहले टेलीविज़न के डायरेक्टर्स रह चुके हैं। अनुभव सिन्हा, ये सब टीवी डायरेक्ट करते थे पहले, और बड़े बड़े शोज इन्होंने किए। एक्टर्स में मैं हो गया, या माधवन हो गया, या सुपरस्टार शाहरुख खान साहब हो गए, फौजी, स्काई हॉक्स। हाँ। तो इतने सारे लोगों ने टेलीविज़न पहले किया उस वक्त, क्योंकि उस टाइम पे टेलीविज़न बड़ी अच्छी चीज़ मानी जाती थी, और टेलीविज़न में बड़ा गजब का काम होता था, कहानियाँ कही जाती थी उसमें, यू नो। तो उस तरह का कंटेंट आता था। तो मैंने उस वक्त किया जब जैसे इम्तियाज़ के साथ मैंने किया काम। इम्तियाज़ मेरा मित्र है बहुत पुराना तब से ही, क्योंकि हमने बड़ा अच्छा काम किया, और बड़े अच्छे लोगों के साथ मैंने काम किया उस वक्त। तो भट्ट साहब के साथ मैंने काम किया, महेश भट्ट के लिए मैंने 2-3 बार काम किया। तो बड़ी अच्छी कहानी उस टाइम बनाई जाती थी, और फिल्म्स की तरह ही होती थी, वो 2-2 घंटे की स्टोरीज बनाते थे। तो उस वक्त मज़ा आया। फिर वो डेली शो का जो सिलसिला शुरू हुआ था, तो उस वक्त तक मैं वैसे भी फिल्म्स कर रहा था, और फिर बैंड में चला गया, तो वो एरा ही पूरा अलग हो गया था मेरा, और मुझे कोई कनेक्ट नहीं था उससे। फिर ये भी सुनते थे कि यार डेली शो में 30-30 दिन काम होता है, और 24 में से 25 घंटे काम होता है, तो मतलब लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, कोई बीमार पड़ रहा है, कोई मर रहा है, कोई बिल्कुल लटका हुआ है। तो ऐसी हालत सुन सुन के लगता था कि यार ये कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है ये। तो आई थिंक इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम, अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, to come to terms with the fact that this is a market that is real and that is there to stay. But by that time I was already doing a lot of work, और मैंने बहुत काम किया till COVID happened. कोविड के टाइम पे मैंने अपनी 2 या 3 OTT सीरीज ख़त्म ही की थी जो आने वाली थी, और फिर कोविड शुरू हो गया, और उस वक्त मुझे अनुपमा का ऑफ़र आया। जो अनुपमा का जो प्रोड्यूसर है वो पुराना जानकार है मेरा, तो वो मेरे पास लेके आया था शो, और उससे मैं कुछ महीने पहले मिला था एक अवार्ड शो पे। मैंने बोला था कि यार मुझे लगता है अब मैं टेलीविज़न के लिए रेडी हूँ, कुछ है तो बता, क्योंकि मेरा पुराना जो था वो जानकार था। तो मैंने उसको बोला कि यार इट विल बी गुड टू वर्क टुगेदर, यू नो, इफ़ आई वांट टू डू समथिंग, तो अपने लोगों के साथ काम करना अच्छा रहेगा। तो वैसे ही हुआ। राजन जो है वो मेरे ख्याल से 2019 नवंबर में मैंने बात की थी उससे, ये वाली बात कही थी, और जनवरी में उसका फ़ोन आ गया while I was still shooting for my OTT series in Kathmandu, and he called, और उसने बोला कि ऐसा ऐसा है, तो वो स्टार भारत के लिए है, बट स्टार प्लस के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई वांट यू टू प्ले द हीरो इन दैट शो, और वो पहला ऐसा हीरो होगा जो ग्रे शेड होगा जिसका। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आई कांट सी एनीबडी एल्स अपार्ट फ्रॉम यू हु कैन प्ले दैट, तो आई कैन ओनली सी यू। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के, मैंने कहा यार ये तो बड़ी गजब की बात कर दी, तो कुछ अच्छा ही होगा। और एंड राजन हैज़ बीन अ सेंसिबल मेकर, ऐसा नहीं है कि नहीं, उसने अच्छा काम किया हुआ है। तो वहाँ से बातचीत अपनी शुरू हुई, और मैंने फिर उसके बाद अपने एस्ट्रोलॉजर्स से 10 बार कंफर्म किया कि भैया ऐसा है, टेलीविज़न का आया है, मुझे थोड़ी घबराहट है, लेकिन क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं आप कीजिए, ये अच्छा रहेगा, और वही हुआ। क्योंकि कोविड के टाइम पे जब सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी थी, सारे धंधे बंद थे, टेलीविज़न वॉज द ओनली इंडस्ट्री वर्किंग, और ये शो दुनिया जानती है कि वो कल्ट शो बन गया, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, पॉपुलर से भी ऊपर चला गया वो। तो इतनी बड़ी कल्ट वो एक चीज़ बन गई, एंटिटी बन गई, कि आई थिंक इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एंड 2 साल तो शुरू में कोविड के उसमें निकल गए, फिर 2 साल और कर लिया,
4 years I gave to that show, and now I'm back again. अच्छा, जब टीवी में मुझे याद है 2-3 ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने बहुत हेडलाइंस बनाई नेशनल मीडिया में। एक जब क्योंकि सास भी कभी बहू में मिहिर की डेथ हुई, भाई लोग एकदम पगला गए कि क्यों हुआ, ये हुआ। व्हेन यू लेफ्ट ऑल्सो इट वाज लाइक कि यार सुधांशु ने अनुपमा छोड़ दिया। वरना अब मैंने एक चीज़ लाइफ में सीखी, मुझे मेरे एक बॉस ने सिखाई थी कि लीव व्हेन यू आर ऑन टॉप। और ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर्स हैं ना, आप हमेशा देखिएगा, मतलब पीक पे छोड़ते हैं। वो पीक पे छोड़ते हैं। कभी भी वो हमारे वालों को धक्के मार के निकालना पड़ता है कि भाई हो गया, ठीक है, बट दे लीव ऑन पीक। वो लास्ट मैच में सेंचुरी मारेगा और फिर वो अनाउंस करेगा कि आई एम रेडी। तो ऐसा कुछ दिमाग में था, क्योंकि एज एन एक्टर आपने बहुत कुछ किया पीछे, बैंड ऑफ बॉयज पे हम अभी आएंगे, फिल्में की, बहुत कुछ किया, तो आपको लगा कि हो गया यार, मतलब साल हो गए, मतलब दिस वाज द सेटिस्फेक्शन कि अब ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ, कि इसी ब्रैकेट में फंस जाऊंगा? क्या थॉट प्रोसेस क्या था? तो देखिए, मेरे दिमाग में ये बात तो चली रही थी, क्योंकि एज एन एक्टर मैंने उस कैरेक्टर को बहुत कुछ दिया था। मैंने और क्या है, मैं बहुत एफर्टलेसली एफर्ट लगाता हूँ कि किसी को महसूस ना हो। तो लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते थे उसको, बहुत मज़े आते थे। कुछ लोग नफ़रत करते थे, कुछ लोग बहुत इन्जॉय करते थे, कुछ लोग को बड़ी हंसी आती थी मेरी चीज़ों पे। तो इट वॉज वेरी एंगेजिंग, बट नो बडी कुड एक्चुअली फिगर आउट कि ये इतना एंगेजिंग क्यों है। दैट वॉज माई जॉब एज एन एक्टर। सो आई ट्राई टू, I was so involved mentally in it that I tried to create an edge to the character, with the character, for almost every scene. मैं हर सीन में जिसमें मेरी लाइंस नहीं भी होती थी, उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें मैं करता था, चाहे वो मेरी आंखों से हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें हों, जो इंसान की नज़र जाएगी कि यार ये क्या कर रहा है, या इसके दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ सोच रहा है, ये कुछ करने वाला है। So there was an unpredictability that I created in that character, and this certain amount of insanity was there in the character. वो मैं जानबूझ के क्रिएट करके रखता था ताकि लोगों का इंटरेस्ट ना मरे। तो एज एन एक्टर मैंने उसमें कोशिश की जितनी जान डाल सकती। जो लिख के आता था वो तो चलो लिख के आता था, बट जो चीज़ मैं एज एन एक्टर में करता इम्प्रोवाइज जो कर वो चार साल मैंने किया, बहुत किया, एंड देन आई वॉज एग्जॉस्टेड। फिर वैसे भी मैं सोच ही रहा था कि यार यू नो कब कैसे। फिर मुझे एक मौका मिला कि यार ये दिस द राइट टाइम टू क्विट, एंड आई क्विट। और मैं सोचता नहीं, मैं बस सोच लिया तो सोच लिया। आई क्विट द शो while it was still going strong, and the reason is कि ऐसे वक्त पे कोई चीज़ छोड़ना, जब लोग बोल रहे हैं यार क्या आ गया साला, फिर से देखना नहीं, वही चीज़ रिपीट होगी, वैसे स्टेज पे जाना ही नहीं कभी। क्विट while people are still desiring you. Yes. वो शॉकिंग इसीलिए था कि मतलब ये तो नंबर 1 शो है, तो इतनी टीआरपी दे रहा है, भाई साहब इसके लीड एक्टर ने शो ही छोड़ दिया। वो लोगों को यही सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगता है कि यार नंबर 1 शो है, ऐसा शो कौन छोड़ता है, इसमें तो लोग आने के लिए मजबूर हैं, लेकिन ये जाने के लिए मजबूर हो गया। ये कैसे हो गया? बट आई गेस दैट इज़ हाउ इट इज़। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब वक्त आता है तो अपने आप रास्ते बन जाते हैं, यू नो, और इट हेल्प्स यू टेक अ डिसीजन। एंड आई एम अ वेरी क्विक डिसीजन मेकर, आई डोंट वेस्ट टाइम। दोबारा अप्रोच नहीं किया मेकर्स ने कि आ जाइए फिर से? नहीं, उनको पता था सुधांशु पांडे कैसा है, उनको पता है कि नहीं वो आएगा नहीं वापस। अगर एक बार उसने छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया। तो दे ऑल नो दैट मच अबाउट मी। अच्छा, इन सब के बीच फिल्में, टीवी, मॉडलिंग, बैंड ऑफ बॉयज कैसे हुआ? ये मुझे मतलब आपकी लाइफ का एक ऐसा चैप्टर लगता है, जब मैंने मतलब पढ़ा और मैंने कहा यार मतलब सब चल रहा है, डेली सोप भी चल रहे हैं, अच्छा पिक्चरें भी कर रहे हैं, ऐसे में आदमी बैंड बनाता है, वो भी सब लॉन्डों का बैंड। ये थॉट जनरेट कैसे हुआ और कैसे आप लोग साथ में आए? लड़की के साथ बनाता तो वैसे भी बीवी मारती, इसलिए लॉन्डो के साथ ही बनाना पड़ा। नो, सो ऑन अ सीरियस नोट व्हाट हैपेंड वाज, मेरा एक मित्र है जो बैंड में ही है, करण ओबरॉय। तो करण मेरा पड़ोसी था, तो हम लोग ऐसे ही जनरली गुनगुनाते रहते। वो सिंगर बनने आया था वो लाइफ में, वो भी एक्टर बन गया, मॉडल एक्टर। और हम लोग क्योंकि पड़ोसी थे तो हम लोग का ऐसे गाना वाना कभी कभार ऐसे चलता रहता था। तो एक दिन मुझे बोलता है कि भाई
एक ऐसा आइडिया है और मैं जिससे मिल रहा हूँ ना बंदे से जो मेरा एल्बम प्रोड्यूस करने के लिए, उसके साथ मैंने बात की तो एक बड़ा क्रैकिंग आइडिया आया है कि लेट्स मेक अ बॉय बैंड। कभी इंडिया में बना नहीं है। तो मैंने उसको ये आइडिया सजेस्ट किया, उसको बड़ा अच्छा लगा। तो उसने बोला कि गेट मी 5 गुड लुकिंग बॉयज़ एंड हु कैन सिंग। तो बोला तू चलेगा, करेगा? मैंने कहा पागल हो गया। मैंने कहा साला मैं गाता थोड़ी हूँ। बोला अरे तू गाता है, तू टेंशन मत ले, मुझे पता है तू गाता है, बहुत अच्छा गाता है फेथ नहीं, मिल ले जाके। तो मैं मिल लिया जाके। मिले तो बातें इंटरेस्टिंग हुई, तो लगा कि यार कॉन्सेप्ट तो बहुत ही बढ़िया है। तो हम घुस गए उसमें। अच्छा, उसमें एक छोटा सा उन्होंने ऑडिशन भी किया था। ऑडिशन मतलब ऑडिशन नहीं किया, देखने के लिए कि सबकी आवाज़ें कैसी हैं, कौन कितने पानी में है या नहीं। तो उसमें सामने किसको बिठा दिया? हरी हरन और लेस्ली लुइस को। मैंने कहा यार थोड़ा तुमको लाना भी था, थोड़ा हल्का टेस्ट ले लेते, थोड़ा हल्का कर लेते, थोड़ा इतना बड़ा। तो सबको एक एक करके गवाया। मैंने कुछ सुक्खी पाजी की कोई लाइन गा दी थी। तो जैसे ही मैंने गाना शुरू किया, हरी भाई बोले आजा तू, आजा आजा। तो फिर वहाँ से जो है ये जर्नी शुरू हुई। और किस साल में हुई थी? सॉरी, मतलब मैं हम लोग ने शुरुआत एक्चुअली कर दी थी 2000 के सेकेंड हाफ में। 2000 के से मतलब 2005 के आसपास? नहीं, 2000 के सेकेंड हाफ। अच्छा, ओके। द ईयर 2000। ओके। 2001 हम लोग ने पूरी तरह से प्रिपेयर किया और 2002 में हम लोग लॉन्च हो गए। मतलब जब आप फिल्म्स कर रहे थे, हाँ, तभी साथ साथ ये सब चल रहा साथ ही आती। लेकिन उस वक्त मैंने बिकॉज आई वॉज अंडर कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बहुत सारे काम उस टाइम पर छोड़े क्योंकि आई वॉज अंडर कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने कई फिल्म्स छोड़ी उस वक्त, ऐसा नहीं, बहुत सारा सैक्रिफाइस किया। और तब जाके वो बैंड वो बन पाया जो बन पाया। अब भी कुछ लॉन्च करने वाले हैं, कोई गाना लॉन्च करने वाले हैं, कुछ बता रहे? इफ यू वांट टू, इफ यू कैन शेयर। नहीं, ऑफ कोर्स आई कैन शेयर। इनफैक्ट हम लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है, ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। हमने एक एल्बम ऑलरेडी बनाया है जो हमने रिलीज़ भी किया है, बट उसके गाने बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए। बट आई हैव कम बैक विद द बैंड और हमने अभी जो हमारा जो अगला अब स्टेप है वो ये है कि एक गाना हमारा आशा भोसले के साथ है, वो हम रिलीज़ करने वाले हैं। उसका वीडियो शूट कर लिया हम लोगों ने, वो अब रिलीज़ करने वाले हैं। आई के साथ ही किया है, आशा जी के साथ किया है, अब वो रिलीज़ करने वाले हैं। और एक हमारा फुल फ्लेज्ड एल्बम भी रेडी है, गाने रेडी हैं, अब उसको रिकॉर्ड करके हमको रिलीज़ करना है, तो उसकी तैयारी चल रही है। और एक हमने रेट्रो सेट बनाया है 25 गानों का, जो हमने खुद रिकॉर्ड किया है और वो भी अब रेडी है। तो उसके भी हम लोग एक एक करके वीडियोज़ निकालेंगे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट डूइंग लाइव शोज अ लॉट होपफुली बाय दिस ईयर। अच्छा, जब आप सीरियल कर रहे थे अनुपमा, उस वक्त शोज करते थे बैंड ऑफ बॉयज के? नहीं, तब मैं उनके साथ वापस नहीं गया था। नहीं गए थे? हाँ, उसके उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ है। तो पिछले 10 महीने हो गया मुझे छोड़े हुए अनुपमा, और अब 10 महीनों के अंदर ही अंदर ये सारी चीज़ें ज़्यादा स्पीड पकड़ी हैं। अच्छा, जब शोज करते हैं जी, बैंड के, क्या जो फीमेल फैन फॉलोइंग है आपकी, क्या रिएक्शन होता है? मतलब कुछ फैन मोमेंट्स होंगे, कुछ किस्से तो होंगे इट इज़ फिनोमिनल यहाँ पे। मतलब शर्ट वर्ट फाड़ी आपकी अभी तक औरतों ने? कपड़े फटे हैं ना हमारे बहुत वहाँ पहले। इनफैक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम्स व्हेन हम लोग लाइव शोज करते थे। स्टेडियम में किया एक बार, वो याद है मुझे, जब सिद्धार्थ चुंगल में आ गया था कुछ लड़कियों के, तो मरते मरते बचा था बिकॉज 25,000 लोग थे वहाँ पे, 20,000 लोग, यू नो। तो वो कहीं से उसकी शर्ट किसी लड़की के हाथ में आ गई, उन्होंने घसीट लिया, उसको उठा लिया था ऐसे जैसे वो मतलब आदमी नहीं है वो, लियो टॉयज है, ऐसे उठा लिया था उसको और उसके कपड़े वपड़े फट गए थे। तो ऐसे किस्से हमारे साथ बहुत हुए हैं, बहुत कुछ देखा है। अंडर गारमेंट तक फेंके गए मुंह पे, तो इस तरह के इंसिडेंट्स हो चुके हैं। तो मैड फैन मोमेंट्स हो चुके हैं हमारे साथ। कभी ऐसा हुआ वाइफ के साथ हैं और कोई मिल गई और मतलब उसने पकड़ लिया अच्छे से? ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं पकड़ा, लेकिन पकड़ने वाले बहुत मिल चुके हैं while the wife has been around। तो बहुत मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ ख़तरनाक नहीं हुआ कि my wife had to go or would have to go and punch the person। ऐसा इतना बुरा नहीं हुआ, वाइफ के सामने मतलब थोड़ा अंडर सा कंट्रोल हुआ। अंडर कंट्रोल। अच्छा, एक और, यू वर्क विद जैकी चैन आल्सो, वो कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब आपने एक किस्सा कहीं पे सुनाया था, मैंने पढ़ा कि उन्होंने जूते साफ कर दिए थे आपके बिकॉज वो शॉर्ट में कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी थी। तो दैट शोज द, यू नो, हाउ ग्राउंडेड इज द पर्सन एंड हाउ प्रोफेशनल इज द पर्सन। यस, बोथ आई थिंक पुट टुगेदर। और तो एक सीक्वेंस चल रहा था
जिसमें अगर आपने वो देखी है फिल्म द मिथ, उसमें जैकी चैन और मेरा एक फाइट सीक्वेंस है जो एक माउस ट्रैप की फैक्ट्री है। तो वहाँ ट्रैप में जो गम वाली जो बेल्ट होती है, नीचे रबर होता है, उसकी फैक्ट्री थी। तो वो ऐसे चलती रहती है और वहाँ जाके ब्लेड से वो कंटिन्यूस ऐसे चॉप होता रहता है। तो वो जो रबर है उसके ऊपर जैकी और मैं थे, और हमारी लड़ाई चल रही थी, और उसमें एक एक करके हमारे पाँव चिपकते जाते हैं, कपड़े चिपकते जाते हैं। तो इन दी एंड, और उसमें मल्लिका भी आ जाती है बीच में। तो क्या हुआ कि बीच में ब्रेक था, तो शूज लेके मैं ऊपर चढ़ गया, तो उसके निशान पड़ गए बेल्ट। तो मैं खड़ा हुआ था, सो आई कुडंट बेंड बिकॉज वो रबर पे चिपका हुआ था, और मैं मतलब पाँव मुझे जूते से निकालना, तो पाँव भी निशान बन सकता था। तो जैकी चैन ने कपड़ा मंगाया और उसने बैठ के मेरे जूते साफ कर दिए वहाँ। तो मैं ये देख रहा था, यार मेरे पाँव पे जैकी चैन बैठा हुआ और जैकी चैन मेरे जूते घिस रहा है। तो उस वक्त मुझे ये लगा कि यार ये ऐसे ही नहीं यहाँ पहुँच गए, और ऐसे ही नहीं इनको लोग इतना प्यार करते हैं। जब तक आपके अंदर ये ह्यूमिलिटी, ये जो जिस तरह से ग्राउंडेड हैं, या जितना ये जुड़े हुए हैं अपनी जड़ों से, रूट्स से, तब तक आदमी की सक्सेस का कोई मतलब नहीं है। आपको प्रेज तब किया जाता है जब आप बहुत सक्सेसफुल हो लेकिन आप ज़मीन से जुड़े हो। तब इंसान सोचता है कि यार ये आदमी ऐसा कैसे हो सकता है, यार ये इतनी ऊंचाइयों पे है लेकिन ये फिर भी नीचे बैठ के जूता साफ कर रहा है, सामने वाले का सोचा भी नहीं इसने। Who was I for him? Nobody. You know, just another actor, he was working with, वो भी इंडिया से। So for me it was a big thing, a big lesson to have learned from a star like him. मैंने ये पढ़ा, मुझे बड़ी हैरानी हुई। यहाँ मैंने एक बार, और नेम, मतलब एक इंटरव्यू चल रहा था, देयर वाज एन एक्ट्रेस सिटिंग, तो उनके साथ एक उनकी टीम में कोई था, वो उनके जूते के लेसेस बांध रही थी। मतलब ऐसा नहीं था कि वो कोई सिचुएशन ऐसी थी, एंड शी वाज नॉट इवन नोटिसिंग दैट पर्सन। उसने लेसेस बांधे, बेचारी ने 2 मिनट लगा के ठीक किए, एंड शी जस्ट वेंट। तो आई फेल्ट वेरी बैड। मैंने कहा यार कि मतलब एटलीस्ट उसकी तरफ देख ही लेते कि हाँ ठीक है, ओके, ये वो। तो मुझे बहुत बहुत ख़राब लगा। फिर मैंने ये इंसिडेंट पढ़ा, मैंने कहा यार मतलब जैकी चैन, आई मीन इंडिया में क्या, ग्लोबली इज कंसीडर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लोबल स्टार्स, एंड वो आदमी ऐसा कर सकता है। तो मतलब जो आपने कहा कि इसीलिए वहाँ तक पहुँचा है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़रूरी, मुझे लगता है एक बहुत ज़रूरी क्वालिटी है किसी भी इंसान के अंदर। हम लोग चाहे किसी भी लेवल के एक्टर्स या स्टार्स या सेलिब्रिटीज़ या जो भी शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें, किसी भी लेवल पे आप हों, आप बहुत प्रिविलेज्ड हैं। क्योंकि आप अपने नीचे देखेंगे तो आपको ऐसे कितने लोग मिलेंगे जो आपकी जगह आना चाहेंगे। तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं ऑलरेडी। तो मुझे लगता है कि हमको वैसे भी सर झुका के चलना चाहिए, क्योंकि आप सर झुका के चलते हैं ना, तो आप ज़मीन से जुड़े रहते हैं, और आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है कि अगर रास्ते में कोई पत्थर आया ना, तो आप उसको लांग सकते हैं, आप उससे ठोकर खा के गिरेंगे। बहुत बढ़िया। अगर आप ऐसे सर ऊंचा करके चलते रहेंगे ना, तो कभी भी ठोकर आपको लग सकती है लाइफ। तो बचता वही आदमी है जो हम्बल होता है। ये मैंने क्वालिटी साउथ के स्टार्स में बहुत देखी है। मतलब हमेशा बहुत। I've interviewed कमल हासन साहब 2-3 times, met him like 4-5 times। मैंने एक होटल में रूम में इंटरव्यू था, एक 5 स्टार में, तो आई वॉज वेटिंग, हम सेटअप लगा के वेट कर रहे थे। मुझे लगा अभी 8-10 टीम के साथ जो है वो आएंगे, तो ही जस्ट केम अलोन, हियर आर द इंटरव्यूज हैपनिंग। अरे हम एकदम शॉक कि अरे कमल हासन सामने है अकेले। मैंने कहा हाँ सर, यहीं बैठना है आपको, आइए। तो देन वन मोमेंट वाज देयर, मोहनलाल सर सामने से चलते हुए आ रहे हैं, हम लोग वहाँ खड़े हैं। कहा यार ये आदमी ना मोहनलाल जैसा लग रहा है, ठीक है। मैंने कहा नहीं यार, कम से कम उनके साथ कोई एक आदमी के साथ वो बात करते हुए। तो हियर इज द इंटरव्यू हैपनिंग ओनली। आई मीन हम शॉक्ड हो गए कि दे आर लेजेंड्स। वो ऐसे सिंपल तरीके से आए हैं, कोई लाव लश्कर नहीं, कोई कुछ नहीं, आके सिंपली दे जस्ट सेट डाउन। आप देखिए, बेसिक डिफरेंस देख लीजिए हमारी इंडस्ट्रीज में।
क्यों वो लोग इतने सक्सेसफुल, क्यों उन लोगों का कंटेंट इतना कमाल का है कि आज पूरी दुनिया देख रही है, क्यों वो लोग ऑस्कर्स तक जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग नकली फिल्में बना के भेज रहे हैं ऑस्कर्स में, और बाद में उनकी पोल खुलती है कि भैया ये तो दूरदर्शन पे सीरियल रह चुका है, ठीक है ना। उन लोग का ओरिजिनल कंटेंट है, वो लोग जा रहे हैं वहां तक और लेजिटिमेटली जा रहे हैं, वो लोग क्रिएट कर रहे हैं कंटेंट। यहाँ पे अभी तक नकलबाजी बंद है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग नकली हैं, 90% लोग नकली हैं और वहां पे 90% लोग असली हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आवर इंडस्ट्रीज, व्हिच इज व्हाई टुडे इवन पीपल फ्रॉम हियर आर dying to work with those people, trying to collaborate with them because they are working, right? It's up to them whether they want to choose to work with the people here or not. Yes. The industries are beautiful, there is no doubt. It's the people and their behavior that changes your perspective about industries. वहां पे आप देखिए रजनीकांत जैसे, जो रजनीकांत से ऊपर तो कोई नहीं है स्टारडम में, है ना। उनके साथ मैंने उनके साथ फिल्म की रोबो 2.0। मैं ये सबको किस्सा बताता हूँ कि वो इतना हम्बल आदमी है कि आप उनके, वो चेयर पे बैठे, अगर आप उनके पास चले गए तो वो खड़े होकर बात करेंगे, वो बैठेंगे ही नहीं, वो बैठेंगे ही नहीं। अगर आपने चेयर ली उनके साथ बैठे तब वो बैठेंगे, वरना नहीं बैठेंगे, ठीक है ना। तो जब आदमी इस लेवल पे होके भी इस लेवल पे रहता है ना, तो वहां सिर्फ मैजिक ही होगा, ये आप मान के चलिए, वहां सिर्फ मैजिक होगा। हमारे यहाँ की तरह नहीं, यहाँ पे सिर्फ इंसान ईगोस फीड कर रहा है, और 90% ऐसा ही होता है एक्चुअली। बहुत ईगोस फीड हो रही है यहाँ पे, सब एक दूसरे की ईगो फीड करते रहते हैं, और इसलिए क्या होता है कि आप सच्चाई से इतना परे हो जाते हैं कि आप ना तो लाइफ, यू आर लिविंग अ लाई मोस्ट ऑफ द टाइम, you are not true to yourself, you can't be true to your content, right? So that is the biggest problem. अच्छा, आपका जिस तरह का करियर रहा, जैसे मैंने एक शुरू में एक इंट्रोडक्शन किया, आपने कहा रायता बहुत फैला जी। आपको कभी किसी पॉइंट पे रिग्रेट हुआ कि यार ये डिसीजन मैं ना लेता तो अच्छा होता, या कुछ और बेटर होता? कभी किसी पॉइंट पे लगा कि ये नहीं करना चाहिए था? देखिए, मैंने ना जिंदगी में एक उसूल बना के रखा हुआ है कि आज इतने साल काम करने के बाद जो भी मेरी गुडविल बनी, जो मान सम्मान मुझे मिलता है सब जगह, वो इसलिए मिलता है क्योंकि मैं जैसा हूं वैसा, और मैं जैसा हूं वैसा इसलिए हूं क्योंकि मेरे जीवन के एक्सपीरियंसेस ने मुझे वो बनाया है जैसा मैं हूं। तो जो कुछ भी मेरे जीवन में हुआ, या जो एक्सपीरियंसेस हुए, या जो मैंने डिसीजंस लिए, चाहे वो गलत रहे हो या सही रहे, वो सारे डिसीजंस की वजह से आज मैं वैसा हूं जैसा। तो मैं कोई भी चीज कभी रिग्रेट नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं हुई होती तो शायद मैं ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैं तो कहता हूं, जो मैंने गलत डिसीजन लिए लाइफ में, ज्यादा लिए होंगे, लेकिन वो ज्यादा लिए इसीलिए आज मैं ये बन पाया हूं जो मैं बन पाया हूं। गलती करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप गलती नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सब कुछ आप सही करते रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हैं। पर्सपेक्टिव मिलने के लिए, चीज़ों को गहराई से समझने के लिए आपको नीचे गिरना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नीचे नहीं गिरेंगे तो आपको ऊपर उठने की वैल्यू समझ में नहीं आएगी। ऊपर आदमी तब देखता है या उठता है जब वो नीचे गिरा हो। इसलिए मैं कोई भी अपना डिसीजन रिग्रेट नहीं करता हूँ, कोई ऐसी चीज़ रिग्रेट नहीं करता जो मेरे जीवन में। रिसेंटली ट्रेटर्स भी किया आपने, वो कैसा एक्सपीरियंस? वो आपकी, मुझे लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से सबसे डिफरेंट काइंड ऑफ अ शो। बिल्कुल, हाँ, तो वो किस तरीके से आप राजी हुए उसको करने के लिए? मैं पहले तो नहीं, बिल्कुल भी, जैसे ही मुझे ऑफर आया था तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई अगर ये किसी भी तरह से सिमिलर है, जो दूसरा रियलिटी शो है बहुत पॉपुलर वाला, अगर उस तरह का है तो मैं नहीं करूँगा, पहले ही ना है मेरी। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, ये अलग तरह का शो होने वाला है, अवार्ड विनिंग फॉर्मेट है, बहुत सी कंट्रीज़ में नंबर 1 है, और हम उसमें अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग आएंगे। तो ऐसा मुझे बताया गया। इट्स अ प्रीटी डिसेंट मिक्स ऑफ पीपल, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। आशीष भाई हैं उसमें, आशीष विद्यार्थी हैं, महीप कपूर है, राज कुंद्रा है, मुकेश छाबड़ा है, हर्ष गुजराल है, एक एस्ट्रोलॉजर हैं दुबई की, जानवी गौड़, नमिता भी हैं कोई उसमें, निकिता
निकिता लूथर जो पोकर प्लेयर है। पोकर प्लेयर। तो बड़ा अच्छा मिक्स है लोगों का। पर मुझे लगता है कि 2-3 उसमें जो नोटोरियस लोग वो लोग लेके आए हैं, वो भी शायद इसलिए लेके आए हैं कि उनको लगता है कि ज़्यादा सिर्फ शरीफ लोगों को रखा तो ये लोग तो आपस में बात करके निकल जाएंगे, शो खत्म हो जाएगा, तो तो लड़ेगा कौन स्पाइस छौंका डालने के लिए उन्होंने थोड़े से उस तरह के लोगों को भी लेके आए हैं जो छौंका लगा सकें उसमें। तो ये इट हैज बीन शॉट कंप्लीटली, सब इसका हो चुका, अब धीरे धीरे इसको सिर्फ एयर किया जा रहा है। अभी एयर कर रहे हैं, हाँ अभी एयर कर रहे हैं धीरे धीरे। और लार्जली तो कंप्लीट हो चुका है बस। तो इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस हाउ विल यू रेट, मतलब मजा आया? देखिए एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एक्सपीरियंस इसलिए अच्छा था मेरे लिए कि मेरे लिए बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन थी। जैसा मैंने कहा कि कुछ नोटोरियस लोगों को भी लेके आए, वो लोग जो जिनकी फितरत में नोटोरिटी है या हल्ला करना, झगड़ा करना, गाली गलौज करना वो है, तो उनके लिए गाली देना या कुछ भी ऐसा करना वो बड़ा कूल उनके लिए वो एक्ट होता है। और हमारे लिए गाली देने का मतलब है या तो हम बहुत ही क्लोज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में बैठे हो तो हंसी ठट्ठा कर लिया, थोड़ा गाली गलौज कर लिया, वो एक क्योंकि एक क्लोज एनवायरनमेंट में बैठे, या फिर मुझे बहुत गुस्सा आया किसी के ऊपर और मेरा मन कर रहा है कि यार मैं इसको लाफा मारूं, तो उससे पहले 2-4 गाली निकल गई, तो वो एक ये हम लोग सर्कमस्टेंशियल करते हैं। बट ये वो ब्रीड है जो गाली देना कूल समझते हैं, उनको लगता है कि माँ बहन की गाली देना इज लाइक द इन थिंग टुडे, एंड दैट्स हाउ दे गेट देयर फॉलोअर्स। तो इस तरह के माहौल में रह पाना, अपने संयम को बरकरार रखना और उस सिचुएशन से या सर्कमस्टेंसेस जो हो रहे हैं वहां पे उनसे डील करते रहना ठीक ठाक, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो मैं देखना चाह रहा था कि मैं कितनी अच्छी तरह से हैंडल कर लेता हूँ ये सब चीज़ें। हालांकि आई नो माई सेल्फ वेरी वेल, तो मेरी बाउंड्रीज कुछ ऐसी रहती हैं। जैसे मैं अभी किसी को बता ही रहा था कि एक मेरा मित्र ही है, लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी, एक्टर है वो भी, उसने बोला कि सर आपकी जो बाउंड्री है वो 1 किलोमीटर दूर से दिख जाती है, तो कोई वैसे भी लांघने की हिम्मत नहीं करेगा। तो आई थिंक दैट इज़ हाउ आई एम, एंड इसीलिए शायद मैं बड़े आराम से रह गया, क्योंकि किसी ने वो बाउंड्री लांघी नहीं मेरे साथ, और शायद नहीं लांघने की हिम्मत की। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट वो आप अपने आप को कंडक्ट इस तरह से करते हैं कि यार सब चीज़ें निकलती चली जाए। अच्छा, अभी एक आपने बताया कि बैंड ऑफ बॉयज़ के आगे कुछ प्लान्स हैं जो रिवील, और कुछ आपने बताया भी, इसके अलावा किसी और चीज़ पे अभी काम चल रहा हो विच यू कैन? नहीं, अभी इसके अलावा ट्रेटर्स तो चल ही रहा है, बैंड ऑफ बॉयज़ के एल्बम आने वाले हैं। इसके अलावा मैंने अभी प्रोजेक्ट कोई और साइन नहीं किया है, क्योंकि मैं बहुत एम्बिशियस हो गया हूँ अभी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार अब 4 साल मैंने टेलीविज़न में दिए और वो कैरेक्टर इतना ज़्यादा पॉपुलर है, इतना आइकॉनिक बन गया है वो, कि अब मुझे कुछ बहुत तगड़ा करना पड़ेगा टू टेक अवे फ्रॉम दैट एंड क्रिएट समथिंग न्यू। तो इसलिए मैं ज़रा सा और ज़्यादा एम्बिशियस हो गया हूँ कि यार कुछ ऐसा करूँ मैं जिसमें और मैजिक हो जाए, तगड़ा मैजिक हो जाए। तो बस आई एम जस्ट वेट, वी आर इन टॉक्स विद अ कपल ऑफ पीपल। ऑफर्स बहुत आते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑफर्स नहीं आते, बहुत अच्छे ऑफर्स भी आए हैं, बट अभी तक कुछ मैं ऐसी चीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, क्लिक नहीं किया आपको कि जो, तो OTT स्पेस में आपको OTT and films is what I'm looking at right now, because TV. that's where I belonged पहले भी, तो मैं अब उसमें वापस जाना चाहता हूँ, and I would like to play different characters. So जैसे 4 years I played one character, now over the next 4 years I would like to play 4 different characters or maybe more, आपको लगता है कि एक कहीं ना कहीं एक आध कैरेक्टर हर एक्टर की लाइफ में ऐसा होता है जो उसको एक पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल की देता है? जैसे आपको वनराज ने वो पॉपुलैरिटी दी, मतलब जितने बड़े बड़े एक्टर्स भी हैं सबको हम एक नाम ऐसा होगा जो हम जानते हैं कि हाँ यार ये इनका, सलमान ले लीजिए वो दबंग, या अजय देवगन बोलेंगे तो सिंघम, मतलब। तो अब जब आप कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे, लेट्स से यू आर डूइंग अ वेब सीरीज, तो कहीं ना कहीं उसका वजन बढ़ जाएगा कि हाँ सुधांशु पांडे इज डूइंग दिस, और लोगों के दिमाग में वो रहेगा कि हाँ यार अनुपमा का वनराज जो है वो अब फलाना कैरेक्टर बन के आ रहा है। तो ये
ये भी एक दिमाग में है कि भाई अब जो वेटेज होगा वो कहीं ना कहीं बड़ा होगा। मैं 100%। और ये आपने बहुत सही चीज़ आइडेंटिफाई की, क्योंकि यही वजह है जो मुझे कुछ ऐसा करना है जो इसको सरपास करे, क्योंकि वो कैरेक्टर मेरा खुद का ही क्रिएट किया हुआ एक ऐसा वो है जो जिसमें मैंने 4 साल किया, तो उसका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा है। तो मुझे जब चाहे मैं OTT में करूं या फिल्म में करूं, कोई भी चीज़ ऐसी करूंगा जिसको मैं इसके ऊपर ले जा सकूं। और आई कीप सेइंग दिस दैट आई वांट टू टेक इट अ फ्यू नॉचेस हायर। तो मुझे ऐसा कुछ किरदार करना है, विच इज़ वाई आई एम वेटिंग टिल नाउ। मे बी द वेट हैज़ बीन लॉन्ग, बट आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट। यस, मतलब मुझे भी बहुत यकीन है कि ये वेट जो है वो वर्थ इट होगी। एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड कि किसी थांसू सी वेब सीरीज़ में आपको हम फिर देखें, और फिर हम तो बड़े दिन से मेरा मन था कि आपके साथ बैठ के बड़ी लंबी और अच्छी बातचीत हो। तो आई रियली इन्जॉयड एंड थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू कि मतलब आपने कहा कि हाँ हाँ मैं इस बार अवेलेबल हूँ, हम करते हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी कि हम कर पाए। एंड बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। एंड योर जर्नी हैज़ बीन लाइक वेरी इंस्पायरिंग। और सबसे अच्छी चीज़ जो आपने की, लीव व्हेन यू आर ऑन टॉप, आई थिंक दैट इज समथिंग टू लर्न। आई थिंक मुझे लगता है सबको सीखना चाहिए कहीं ना कहीं। हाँ, मतलब कि- थोड़ा सा आई थिंक इट इज इफ यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू हैव सेल्फ बिलीफ, आई थिंक इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। अपना बिलीफ स्ट्रांग रखना चाहिए और उस पे फेथ स्ट्रांग रखना चाहिए। बाकी सब चीज़ें अपने आप हो मैं जाएंगी। एक चीज़, महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं आप। हाँ, मैं भक्त नहीं कहता हूँ, मैं समर्पित हूँ। समर्पित, समर्पण किया सनातन धर्म को समर्पित। पूरी तरह से। मैं मतलब पूरी तरह से सनातनी हूँ, पूरी तरह से महाकाल को समर्पित हूँ। तो समर्पण है तो फिर क्या डर है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा लाइफ में। ये समर्पण किस उम्र में हुआ वैसे? आई थिंक 2007 या 8 के आसपास हुआ। कुछ हुआ था ऐसा जिसने कहीं ना कहीं, कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़ये हो जाते हैं, इफ़ यू वांट टू शेयर, कि हम कहीं ना कहीं हमारी सोच बदल जाती है, या हम अपनी एक आदत को बदल लेते हैं, या फिर जैसा आपने कहा मैं समर्पित हो गया। क्योंकि समर्पित होना इज़ समथिंग विच इज़ वेरी बिग। तो कुछ ना कुछ ज़िंदगी में ऐसा होता है जो हमें समर्पित कर देता है। मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको, और ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत वोकल भी हूँ, बहुत मैंने बातचीत की हुई है, सब जगह मैं इस बारे में बात करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरे जीवन का एक ऐसा चैप्टर है जो मैं जितना शेयर करूँगा उतनी शायद लोगों की मदद हो पाए। तो 2007 में मुझे पैनिक अटैक हुआ था, और उस पैनिक अटैक की वजह से कुछ चंद सेकंडों में ही मैं क्रॉनिक डिप्रेशन में चला गया। और डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको बिल्कुल अकेला कर देती है। तो वो 4 साल मैंने वो पीरियड जो है उसमें रहा, एक बहुत ही डार्क स्पेस में था। पर वो जो 4 साल का पीरियड था वो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि उस 4 साल में जिस तरह की इनवर्ड जर्नी मैंने की है, जो बहुत ज़रूरी होती है। मैं बाय नेचर पहले से ही थोड़ा आध्यात्मिक था, अध्यात्म की तरफ झुकाव था, बट उस समय वो मेरे लिए एक तरह से आप समझिए कि एक साधना हो गई कि मैं इतना अकेला हो गया था डिप्रेशन में कि मुझे उसने बहुत तोड़ने की कोशिश की, बहुत तोड़ने की कोशिश की। लेकिन मैंने उससे सिर्फ अपने आप को ताकतवर बनाया। और ये मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसे समय में उम्मीद छोड़ के जीवन त्याग देते हैं, लेकिन मैंने उतना ही स्ट्रांगली अपनी लाइफ को पकड़ के रखा। और सबसे बड़ी बात यह कि क्योंकि मैंने उस दौरान समर्पण किया था महादेव को, वैसे भी मेरा धर्म की तरफ झुकाव था ही, शुरू से ही मंदिर वंदिर जाता था मैं, बट वो जो पीरियड था उस समय एक समर्पण हुआ। तो उससे क्या हुआ कि मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिल गई, और ऐसी स्ट्रेंथ मिली कि मैंने दवाई नहीं ली कभी। मैंने विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी गोइंग टू एनी साइकियाट्रिस्ट और एनीथिंग, मैंने 4 साल में अपने आप को उससे पूरी तरह से निकाल लिया, पूरी तरह से। वो दिन और आज का दिन। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी चीज है, भगवान में विश्वास। अगर आप नास्तिक हैं तो अपने आप में विश्वास रखिए। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, विश्वास रखना बहुत जरूरी है।
किसी में भी आप विश्वास रखें, विश्वास अगर आपको है, विश्वास एक ऐसा एंकर है जो आपको कभी अलग नहीं होने देगा, टूटने नहीं देगा। तो विश्वास रखिए हमेशा अपने आप में, अपने जीवन में। भगवान में रख सकते हैं तो रखिए, नहीं तो अपने आप में रखिए कि कोई तो वजह है जो आप यहाँ पे आए हैं। तो इसलिए ये मान के चलिए कि ये फेज है, ये अगर आप इस तरह के फेज में घुस गए तो एक दिन ये फेज भी खत्म होगा, क्योंकि जीवन में कुछ भी परमानेंट है ही नहीं। सृष्टि का नियम यह है कि अगर रात है तो सुबह भी होगी, है ना, अंधेरा होगा तो सूरज भी उगेगा। ये सृष्टि का नियम है। तो जब आप डार्क स्पेस में जाते हैं तो फिर एक दिन उजाला होना ही होना है, उससे आप निकलेंगे। देयर इज नो वे यू विल स्टे देयर फॉरएवर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रियलाइज दैट। आप शेयर करना चाहेंगे कि क्यों ऐसा हुआ था? मुझे खुद नहीं पता अच्छा, एक्चुअली। it just happened because they say it is a chemical imbalance. Okay. अब उसके ट्रिगर्स कोई भी कुछ भी हो सकता है, उसका ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। उस वक्त जब हुआ था मुझे, तब तो डॉक्टर को भी नहीं पता था क्या हुआ है, क्योंकि उस टाइम nobody was aware of it. But today everybody has understood what could be the triggers. It could be stress, it could be your gut health, it could be 10 things. It could be hereditary also. तो उस चीज को कैसे आपको डील करना है, आज की डेट में हर आदमी को थोड़ा थोड़ा उसकी समझ आने लगी। और मैं वोकल बहुत हूँ मेंटल हेल्थ को लेके, बिकॉज आई थिंक एनीबडी हु इज गोइंग थ्रू दैट काइंड ऑफ थिंग शुड नॉट हैव टू गो थ्रू इट। और उनके पास ऐसे एग्जाम्पल्स होने चाहिए जिससे वो रेफरेंस लेके अपने आप को ठीक कर सके, अपने आप को मजबूत महसूस कर सके। मुझे लगता है महादेव ने कृपा जो है सब वो कृपा अब तक महाकाल बनाई हुई है सब और आगे भी बनाए रखे। थैंक यू। एंड आई एम श्योर कि अगली बार जब हम मिलेंगे हाँ। सो विल हैव वन मोर बिग कैरेक्टर ऑफ टू डिस्कस, टू यस, टॉक अबाउट। यस, एब्सोल्युटली। उस पे फिर हम उस कैरेक्टर पे हम एक लंबी सी बातचीत करें। 100%। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू। हर हर महादेव। हर हर महादेव।